हेलो बच्चों, आज हम सभी लोग क्लास 10th मैथ्स के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिए, मैथ्स में दो खंड पूछे जाएंगे। पहला खंड खंड आ जिसमें 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और खंड बा में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हमें सॉल्व करने होंगे। चलिए देखते हैं खंड आ के 20 क्वेश्चन को बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, यदि 26 और 156 का लासा 156 है तो मासा का मान है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया, दो संख्याएं, एक है 26, दूसरा 156। पहली संख्या 26, दूसरा 156 और उनका लासा भी हम क्या देख रहे हैं, उन्हीं में से एक संख्या अर्थात 156, उन्हीं में से एक संख्या है। तो जब उसी में से एक संख्या लासा होगी, दी गई संख्याओं में से एक संख्या लासा होगी तो दूसरी संख्या ही उसका क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन को टिक करने के लिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन 26। चलिए देखते हैं इसे कैसे ज्ञात करते हैं। ये दो संख्याएं मान लीजिए ए और बी हैं, तो ए गुणे बी इक्वल क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ। और यहाँ पर हमें दिया क्या गया है, ए का मान कितना है, संख्या कौन कौन सी है 26 और बी का मान 156। पहली संख्या 26 और दूसरी संख्या 156 तथा एलसीएम हमें दिया गया है कितना, 156। तो हमें ज्ञात क्या करना था, एचसीएफ। तो एचसीएफ इक्वल क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि दोनों पक्षों में 156 का क्या है, गुणा है, तो इसलिए 156 से कट जाएगा और एचसीएफ इक्वल क्या बच गया हमारे पास, एचसीएफ इक्वल कितना बचा है, 26। ठीक, हम इस प्रकार से ज्ञात भी कर सकते हैं उसे। ठीक, लेकिन ऑप्शन दिए गए और ऑप्शन से हमें करना है तो तुरंत हम देख कर ही कर सकते हैं कि ये दो संख्याओं में से एक संख्या लासा है तो दूसरी संख्या क्या होगी, मासा होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या पहला ऑप्शन है √25, तो 25 का हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं या नहीं, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो इसलिए यह परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी 5 - √3, अब हम जानते हैं 3 का हम वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो 3 का वर्गमूल नहीं ज्ञात हो सकता, इसलिए ये 5 - √3 ही क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी और डी गलत होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसे मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में क्वेश्चन नंबर 3, रेखाओं x - 2 और y + 6 = 0 का प्रच्छेद बिंदु है। तो दो रेखाओं का प्रच्छेदन बिंदु क्या होता है, चर पदों के शून्य कहलाते हैं। दो रेखाएं एक दूसरे को किस बिंदु पर काटती हैं, तो वो क्या होगा, x और y का मान। देखते हैं किस प्रकार से हो जाएगा। तो क्या है, x - 2 में क्या दिया गया है, x - 2 = 0, तो यहां से x का मान निकाल लें और दूसरा है y + 6 = 0, तो प्रच्छेद बिंदु क्या होगा, x और y का मान। तो x इक्वल क्या निकल जाएगा, 2 को उधर भेजेंगे, 2 माइनस में 2 क्या हो जाएगा, प्लस में, और दूसरा है y + 6 = 0, तो 6 को उधर भेजेंगे तो y इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, -6। तो अर्थात x और y का निर्देशांक क्या हो गया, प्रच्छेदन बिंदु क्या हो गया, 2, -6। ठीक, तो इसलिए 2, -6 ही हमारा क्या होगा, इसमें सही होगा। ठीक, अर्थात प्रच्छेद बिंदु क्या होगा, जो इन समीकरणों को संतुष्ट कर दे, वह मान जो इन समीकरणों को संतुष्ट कर दे। तो क्या होता है, x और y का मान ज्ञात कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखाओं a1x b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का एक अद्वितीय हल होगा। तो देखिए, दो रेखाओं, अगर रेखा a1x + b1 + c = 0 के रूप का है तो उनका अद्वितीय हल कब होगा। तो देखिए, इसके लिए हमारे पास 3 शर्त होते हैं। दो रेखाओं के संबंध में हमें 3 शर्त दिए जाते हैं। पहला शर्त क्या है, देखिए ध्यान से, पहला शर्त होता है, हम देख लें कि पूछा क्या, ये अद्वितीय हल होगा। तो पहला ऑप्शन a1/a2, तो 3 प्रकार के शर्त होते हैं। एक शर्त होता है a1/a2 डिड नॉट इक्वल
V1/V2। दूसरा शर्त होता है A1/A2 इक्वल V1/V2 और डिड नॉट इक्वल C1/C2। और तीसरी शर्त होती है A1/A2 इक्वल V1/V2 और इक्वल C1/C2। ठीक, अब इसमें क्या होगा, तो जब A1/A2 डिड नॉट इक्वल B1/B2 हो तो समीकरण का क्या होता है, रेखाओं का अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल। ठीक, किस कंडीशन में, जब A1/A2 डिड नॉट इक्वल B1/B2 हो तो क्या होगा, अद्वितीय हल। दूसरा है A1/A2 इक्वल B1/B2 लेकिन डिड नॉट इक्वल C1/C2। तो इस स्थिति में रेखाएं समांतर होंगी। इस स्थिति में रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक, और चौथा तीसरा है शर्त A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। इस स्थिति में रेखाएं हमारी संपाती होंगी। क्या होंगी, संपाती। तो हमने तीनों शर्त को देखा। जब पहले दो A1/A2 डिड नॉट इक्वल B1/B2 तो अद्वितीय हल होगा। दूसरी स्थिति में क्या होती है, रेखाएं समांतर होती हैं। और तीसरी स्थिति में रेखाएं संपाती होती हैं। तो हमसे क्या पूछा है, अद्वितीय हल होगा। तो अर्थात पहला ऑप्शन अर्थात पहला शर्त A1/A2 डिड नॉट इक्वल B1/B2 जो कि ऑप्शन नंबर सी है, इसलिए हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0 के मूलों का योगफल होगा। तो क्या होता है मूलों का योगफल, ध्यान दें, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल। तो द्विघात समीकरण किस प्रकार से होता है, ax² प्लस bx ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल 0। एक द्विघात समीकरण किस रूप का होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। और यदि इसके मूल कौन कौन से हों, माना इसके मूल है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, तो क्या होंगे, तो क्या होता है मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा तो ये होता है c/a। अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हुआ, ये मूल है तो मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस b/a, मतलब x का गुणांक अपान x² का गुणांक। माइनस b का मतलब क्या, x का गुणांक और अपान x² का गुणांक, a का तात्पर्य होगा। और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो मूलों का अगर हम गुणा करते हैं तो मूलों का गुणनफल होगा अचर पद, c का अर्थात तात्पर्य क्या है, अचर पद और अपान x² का गुणांक, तो c/a। तो हमें क्या दिया गया है, 5x² माइनस 3x प्लस 2। समीकरण क्या हमारे पास, 5x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0। तो इस प्रकार से हमें क्या ज्ञात करना है, मूलों का योग। तो मूलों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा और जो कि क्या होता है माइनस b/a। और हमने बताया था b क्या हमारा x का गुणांक, तो माइनस और इसमें भी क्या है -3, तो -3 और अपान a का मान क्या है इसमें 5, अर्थात x² का गुणांक 5। अब क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुणनफल प्लस और 3/5 और ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 3/5। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब धारा के विपरीत नाव की चाल। तो देखिए हमें यहाँ पर नाव की चाल दी गई है, कितनी है 8, और धारा की चाल कितनी है 3 किलोमीटर। तो हमें क्या याद करना है, धारा के विपरीत। अब नाव तो जा रही है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से,
देखिए इसका क्या मतलब है, नाव हमारी जा रही है कितने की रफ्तार से, 8 किलोमीटर, और धारा की चाल, धारा जो बह रही है, नाव पानी में जा रही है और धारा उसकी विपरीत, धारा के विपरीत हमें जाना है, क्योंकि धारा के विपरीत नाव की चाल, तो धारा के विपरीत जाएंगे तो धारा की जो चाल होगी वो हमें क्या होगी, रोकेगी। तो इस प्रकार से 8 में से 3 चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दोनों मान किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसलिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी हम देख रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड है, इसको भी ध्यान रखना, मात्रक को भी। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे क्या है, दूसरा क्वेश्चन है यदि 20, x, 30 समांतर श्रेणी में है तो x का मान, अब ये तीनों श्रेणी क्या है, ये तीनों मान किसमें है, समांतर श्रेणी में है। तो हम जानते हैं अगर कोई भी पद समांतर श्रेणी में है तो हमें क्या याद करना है, x का मान, तो उनका सार्वंतर क्या होता है, समान होता है। अगर दी गई श्रृंखला समांतर श्रेणी में है तो उनका सार्वंतर क्या होता है, समान होता है, अर्थात दो क्रमागत पदों के बीच अंतर समान होता है। तो हम दो क्रमागत पदों के बीच में अंतर ज्ञात कर लें, अर्थात x माइनस 20 इक्वल किसके होगा, 30 माइनस एक्स के, 30 माइनस एक्स के। अब हम पक्षांतर कर लें, x को हम इधर भेज लेंगे तो x इधर माइनस में, x इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस में, तो x पहले से एक x प्लस में हो गया, इक्वल 20 उधर जाएगा तो 30 के साथ भी ये क्या हो जाएगा, प्लस में। तो इस प्रकार से 2x इक्वल कितना प्राप्त हो गया हमें, 50, और x इक्वल क्या हो जाएगा, 2 से हम 50 को काट दें, कितनी बार में कटेगा, 25, तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 25। ठीक, तो क्या हमने देखा कि जब कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो उसका सार्वंतर समान होता है, उस प्रकार से हमें x का मान प्राप्त हुआ कितना, 25। ठीक, अब अगला देखें, यदि घटना E की प्रायिकता PE है, यदि घटना E की प्रायिकता PE है, प्रायिकता हमारी क्या है, PE ही, तो पहला ऑप्शन कह रहा है PE 1 से बड़ा होगा या और 1 के बराबर होगा। तो क्या किसी भी वस्तु की प्रायिकता, किसी भी वस्तु की प्रायिकता 1 से बड़ी हो सकती है, तो नहीं, तो इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। दूसरा क्या है, 0 से बड़ा होगी, 0 से बड़ी होगी प्रायिकता और 1 से छोटी होगी, हाँ 0 से बड़ी होगी लेकिन 1 से छोटी ही रहेगी, ये निश्चित है, और 0 से बड़ी ही रहेगी, क्योंकि 0 के बराबर भी होती है प्रायिकता, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। ऑप्शन 2 क्यों गलत हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसने केवल क्या कहा, 0 से बड़ी होगी प्रायिकता, लेकिन हमने क्या सीखा कि प्रायिकता 0 के बराबर भी होती है। अगर कोई भी चीज संभव नहीं है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, शून्य होगी, तो संभव नहीं है तो प्रायिकता शून्य होगी, तो 0 के बराबर होगी, और यहाँ पर क्या दिया कि 0 से बड़ी होगी, तो इसीलिए ऑप्शन बी हमारा क्या होता है, गलत है। ऑप्शन सी देखें, तो ऑप्शन सी क्या कह रहा है, प्रायिकता 0 से बड़ी होगी और 0 के बराबर होगी, तो क्या प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी कुछ भी नहीं, बल्कि 1 से छोटी भी होगी, 0 से तो बड़ी लेकिन 1 से छोटी होनी चाहिए, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तीनों ऑप्शन गलत हो जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्या दिया है, दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। अब हमें क्या याद करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें क्या याद करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या होता है फार्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब देखें, इसे ऐसा भी याद कर सकते हैं, या x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 1 भी करके याद कर सकते हैं कि सेम
प्रोसेसर है 1 2, अगर यहाँ पर 1 2 करेंगे तो 1 2 ही रखना पड़ेगा। ठीक, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। दोनों तरीके से लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट में। तो अब हमें बिंदु क्या दिए गए हैं, 2,3, पहला बिंदु 2, तो इसलिए x1 का मान क्या हो जाएगा, एक बिंदु हमारा 2,3, ठीक, और दूसरा बिंदु है 4,1। तो इस हिसाब से ये हमारा x1 हो गया और y1, x कामा y होता है, और ये हमारा x2 और y2। मान रख लें x1 माइनस x2 पर ही रख लें, तो 2 रूट 2 माइनस x2 का मान 4, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो पहले y1 3 और माइनस y2 1 का होल स्क्वायर। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा, -2, चिन्ह बड़ी संख्या का, 4 में से 2 घट गया 2, चिन्ह बड़ी संख्या का, -2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गए 2, तो 2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से रूट हमें क्या प्राप्त होगा, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 गुणे -2, और 2 दूना 4, और माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, प्लस में 4, और ऐसे ही +2 का गुणा होगा तो फिर चिन्ह समान है, 2 दूना 4, तो इस प्रकार से रूट और 4 4 का योगफल 8। अब हमें रूट 8 हम देख रहे हैं ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है, और हमने दूरी ज्ञात की रूट 8। अब रूट 8 को हम क्या करें, वर्गमूल में से देखिए कितना निकल सकता है। तो एक चीज ध्यान दें, रूट 8 जिन संख्याओं का जोड़ा बन जाएगा उसे हम वर्गमूल से बाहर कर सकते हैं। तो रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 8 का, तो क्या लिखा जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हम देख रहे हैं एक जोड़ा 2 का प्राप्त हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, वर्गमूल से बाहर हो जाएगा, तो अर्थात 2 रूट 2। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी संख्या का क्या होगा, जोड़ा बन जाएगा तो वो वर्गमूल से बाहर हो जाती है। तो इसलिए 1 2 वर्गमूल से बाहर होगा, ठीक, क्योंकि 2 का जोड़ा, एक जोड़ा प्राप्त हो रहा है तो 1 ही 2 बाहर होगा, और बचा क्या, रूट 2। तो इसीलिए इसको हम रूट 8 किसके बराबर हो सकता है, या 2 रूट 2 के बराबर होगा। ठीक, तो 2 रूट 2 देखें ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या है। अब देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी यही है, लेकिन एक बिंदु हमारा क्या है 6,8 और दूसरा बिंदु क्या है 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0, लेकिन हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि मूल बिंदु से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमें क्या जानना हो, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी, x, y की दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी निकालना आसान हो जाता है, रूट x² प्लस y, ये निकालना। अब क्या होता है, चाहे दूसरे बिंदु को हम 0,0 लेकर भी निकाल सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट ऐसे ही कर ले। तो क्या हमारे पास बिंदु क्या दिया गया -6,8, तो x का मान क्या होगा 6, बिंदु हमारे पास क्या -6,8 है। अगर हम देखेंगे तो बिंदु के रूप में हमें क्या मिला -6,8, जहां पर हमने x y लिखा, तो x का मान 6, -6 और y का मान 8, तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर और प्लस y² अर्थात 8 का स्क्वायर। ठीक, तो इस प्रकार से रूट 6 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर -6 गुणे -6 और माइनस माइनस का गुणा प्लस 6 36, तो -6 का स्क्वायर हमने निकाला कितना हो रहा है 36, और प्लस 8 का स्क्वायर, तो सेम उसी प्रकार से 8 गुणे 8, तो 8 64, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है 8 का स्क्वायर 64, तो 36 और 64 को हम जोड़ लें, तो 36 और 4 40 और 60 100, तो अर्थात 36 64 कितना हो जाएगा 100, और रूट 100 का मान किसके बराबर होता है ±10, और हमें दूरी याद करनी है तो +10 होगा, अर्थात मूल बिंदु से दूरी क्या होगी +10। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 2
दो संख्याओं का मासा 27 है तथा उनका लासा 62 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तब दूसरी संख्या होगी। तो देखिए किस प्रकार से हमसे पूछा गया है। दो संख्याओं का मासा, अभी अभी हमने इसको पहले से ही पढ़ा था कि क्या होता है, एच मासा गुणे लासा, HCF LCM गुणे HCF और इक्वल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ए और बी क्या है, ए पहली संख्या और बी दूसरी संख्या। तो एलसीएम हमें क्या दिया है 62, तो 62 और गुणे HCF क्या हमारे पास 27, तो 27 और बराबर किसके, ए गुणे बी। ए जो पहली संख्या हमारी वो कितनी है 54 और गुणे बी हम देख रहे हैं 27 अर्थात 54 को हम उधर भेज दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा बी इक्वल, तो इम्प्लाइड दैट बी इक्वल हमें क्या प्राप्त हो रहा है 62 गुणे 27 और बटे में 54, 27 एकम 27, 27 दूना 54 और 2 से हम 62 को काटेंगे तो कितनी बार में 2 3 6, 2 एकम 2 अर्थात बी इक्वल हमें कितना प्राप्त हो रहा है 31। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जा रहा है, बी ऑप्शन 31। ठीक, दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 31 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक शंख, एक अर्धगोला और एक बेलन समान आधारों पर खड़े हैं। एक शंख, एक अर्धगोला और एक बेलन समान आधारों पर खड़े हैं तथा समान ऊंचाइयों के हैं, उनके आयतनों का अनुपात क्या है। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगला देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें। इसमें 3 चीजें मिक्स कर दी गई हैं। एक शंख है, ठीक, शंख को हम जानते हैं इस प्रकार से, एक शंख है, एक शंख है और फिर क्या दिया गया है, एक अर्धगोला, अर्धगोला दिया गया है, ठीक, एक हमें क्या दिया गया है अर्धगोला और फिर और इसकी त्रिज्या भी क्या है समान है। और फिर तीसरी चीज हमें क्या दी गई है, एक अर्धगोला और एक बेलन, एक बेलन दिया गया है। एक बेलन समान आधारों पर खड़े, मतलब अगर इसकी त्रिज्या r है तो इसकी भी त्रिज्या क्या है r है और इसकी भी त्रिज्या कितनी है r है, समान आधारों पर खड़े तथा समान ऊंचाइयों के हैं। अर्थात इसकी अगर हाइट h है तो इसकी भी हाइट क्या होगी h, ठीक, h होगी और इसकी भी हाइट क्या होगी h होगी। समान ऊंचाइयों के हैं, उनके आयतनों का अनुपात। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, त्रिज्या r और हम जानते हैं कि अर्धगोले की ऊंचाई क्या होती है, उसकी त्रिज्या के ही बराबर होती है। अगर हम त्रिज्या को r कह रहे हैं तो ऊंचाई भी इसकी क्या होगी r ही होगी, अर्थात h का मान इसमें भी क्या होगा r होगा। और जब ये h का मान r होगा तो यहाँ पर भी शंख की भी ऊंचाई क्या होगी r के ही बराबर होगी और तब बेलन की भी ऊंचाई क्या होगी r होगी। ठीक, अब हमें क्या मिल गया, त्रिज्या r है और ऊंचाई भी उसकी क्या है r है। ठीक, और क्या कहा गया, उनके आयतनों का अनुपात। तो सबसे पहले किसका, शंकु का, फिर अर्धगोले का। तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन हम जानते हैं 1/3, यहां पर लिख ले रहे हैं। पहले शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक, अनुपाते। दूसरा क्या हमसे कहा है, एक अर्धगोला, अर्धगोले का तो 2/3 पाई r क्यूब, ठीक, और अनुपाते किसका, बेलन का, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, ठीक। अब हम जानते हैं h भी हमारा क्या है r ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा h के स्थान पर हम क्या रखेंगे r, तो ये क्या बन जाएगा r क्यूब, ठीक, 1/3 पाई r क्यूब। यहाँ पर r है ही और h के स्थान पर यहाँ पर भी r रखेंगे तो क्या बन जाएगा पाई r क्यूब, ठीक। अब तो हम देख रहे हैं कि पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब, तो पाई आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या प्राप्त हुआ 1/3 अनुपाते 2/3
और अनुपाते 1। अब हमें बटे के रूप में 3 मिल रहा है, तो हम किस संख्या से गुणा करते हैं, अर्थात इसका हम एलसीएम लेकर गुणा कर लें। 3 3 1, तो हम गुणा कर लें 3 से। अगर हम इन सभी संख्याओं में 3 से गुणा करते हैं तो हमें इनका अनुपात निकल जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा 1 अनुपाते 3 से 3 कट जाएगा 2 अनुपाते 3 एकम 3। ध्यान रखेंगे, जब भी बटे के रूप में होगा तो जो भी हर के रूप में होगा उनका एलसीएम लेंगे और जितना एलसीएम होगा गुणा कर देंगे। गुणा करने पर हमें जो भी मान प्राप्त होगा वही उनका क्या कहलाएगा, अनुपात। शीघ्रता से अनुपात निकाल ले तो 1 अनुपाते 2 अनुपाते 3, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि 1 अनुपाते 2 अनुपाते 2 दिया है। दूसरा ऑप्शन है 1 अनुपाते 2 अनुपाते 3, जो कि हमें प्राप्त हुआ, तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा इज द राइट आंसर। सी भी गलत और डी भी ऑप्शन गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64 अनुपाते 27 है। दो गोले हैं, एक के आयतन का अनुपात, दोनों के आयतनों का अनुपात कितना है, 64 अनुपाते 27। कह रहा उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए इसे मिटाते हैं और देखते हैं किस प्रकार से हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो सेम तरीके से फिर चलेंगे हम। क्या कह रहा है, दो गोले, मान लीजिए पहले गोले की त्रिज्या हमारी r1 है और दूसरे गोले की त्रिज्या r2 है, ठीक। और क्या कह रहा है, आयतनों का अनुपात, तो हम जानते हैं गोले का आयतन क्या होता है, हाँ ये किसकी त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या, ठीक, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या पहला गोला और दूसरा गोला। तो गोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r1 क्यूब, ठीक। और दो गोले हैं तो दूसरे गोले का क्या हो जाएगा, 2/3 पाई r2 क्यूब, ठीक। और दोनों का अनुपात किसके बराबर कहा है, दोनों गोलों का अनुपात है 64 अनुपाते 27, अर्थात 64/27, ठीक। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 2/3 पाई इसमें भी उपस्थित है, 2/3 पाई इसमें भी उपस्थित है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, r1/r2 दोनों का क्यूब है तो एक ही बार लगा लें, r1/r2 का होल क्यूब, दोनों पर क्यूब लगा है, और इक्वल यहाँ पर भी क्यूब बना ले। अगर हमें क्यूब को समाप्त करना है तो क्या हो जाएगा, 64 किसका क्यूब पड़ता है, 4 का, और अपान 27 3 का, तो 4/3 का होल क्यूब। अब दोनों पक्षों में घातांक समान है, इसीलिए घातांक समाप्त हो जाएंगे और क्या बचेगा हमारा, r1/r2 इक्वल 4/3, ठीक। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा था कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो कैसा है, गोला है और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², 4πr²। तो हमारे पास क्या है, दो गोले हैं तो एक के लिए r1² और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, 4πr2², ठीक। अर्थात कहने का मतलब क्या, 4πr1² और अपान 4πr2², ठीक। अब 4π से 4π फिर हम समाप्त कर सकते हैं, जो बचेगा उसी का हमें मान ज्ञात करना है, तो इंप्लाइड दैट क्या बच जाएगा, r1², ठीक, और अपान r2²। लेकिन हमें अलग अलग तो स्क्वायर नहीं मालूम है, तो हमने क्या कहा था, जब दोनों पर समान घातांक हो तो उसको हम एक बार लिख सकते हैं, r1/r2 का होल स्क्वायर। जब घातांक समान हो तो हम क्या करते हैं, आधार को एक ही बार लिखते हैं और घातांक एक बार लगा लेते हैं, तो r1/r2 का होल स्क्वायर किसके होल स्क्वायर के बराबर होगा। अब r1/r2 का मान हमें प्राप्त है 4/3, तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 का होल स्क्वायर, और क्या प्राप्त होगा, 4 चौक 16 और बटे 3 त्रिका 9, तो इसीलिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, 16/9 वाला। तो ए ऑप्शन हमारा 3/4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3/4 है ही नहीं, अर्थात 4/3 हो सकता था, लेकिन ये किसका, त्रिज्याओं का अनुपात, तो त्रिज्या हमसे नहीं पूछी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा। तीसरा ऑप्शन दिया सी नंबर 9/16, लेकिन हमें क्या प्राप्त हुआ, 16/9, इसीलिए डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यदि त्रिज्य खंड का कोण 60 डिग्री है, 60 अंश है। अब हमसे क्या कह रहा है,
हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है जिसकी कोण क्या है 60 अंश है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे त्रिज्यखंड का कोण। ठीक, तो क्या होता है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हाँ, तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपान 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर थीटा का मान जो कितना है 60, थीटा का मान कितना हमारे पास 60 और बटे 360 और गुणे पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। आर का मान कितना है 21 सेंटीमीटर, तो 21 रख दें, तो 21 स्क्वायर है तो 2 बार 21 गुणे 21 काट दें। 60 एकम 60, 60 छक्का 360, 7 एकम 60, 7 त्रिक 21, अर्थात हमारे पास क्या बचा 1/6 गुणे 22 और गुणे 3 और गुणे 21। अब 3 से हम काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 से काटेंगे 22 को तो 11, अर्थात हमारे पास बचा क्या 11 गुणे 21 और 11 का 21 में गुणा कर लें, 11 एकम 11 के 1 हासिल 1 और 11 दूना 22 और 1 23। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा 231। मात्रक को भी ध्यान रखेंगे किसमें दिया सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर। 210 गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है बी, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमारा क्या आया था 231 और बी हमारा क्या है 231। ठीक, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा और शेष गलत। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 और ध्यान देंगे 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, त्रिज्या r और ऊंचाई h, त्रिज्या r है और ऊंचाई h वाले एक ठोस शंकु को उसी आधार त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन के ऊपर रखा जाता है। जो शंकु की है संयोजित ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु किसके ऊपर रखा जाता है एक ठोस बेलन के ऊपर, मतलब एक बेलन है, ठीक, एक बेलन है, एक बेलन है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं शंकु को रखते हैं। एक बेलन दिया गया है, ठीक, और इसी बेलन पर हम क्या रखते हैं एक शंकु को रखते हैं और समान ऊंचाई, मतलब इस शंकु की भी ऊंचाई कितनी है जितनी बेलन की ऊंचाई है और समान त्रिज्या, मतलब त्रिज्या r है बेलन का तो शंकु की भी त्रिज्या r ही है और ऊंचाई शंकु की h है तो बेलन की भी ऊंचाई कितनी है h। और हमसे पूछा क्या है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब देखिए जब शंकु को इसी बेलन के ऊपर रख दिया जाता है तो शंकु का निचला हिस्सा हमें नहीं दिखाई देता है, उसी में संयोजित है तो शंकु का निचला पृष्ठ नहीं है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या याद करते हैं बाहरी पृष्ठ को ज्ञात करते हैं, जो पृष्ठ होते हैं तो उसी में संयोजित किया गया शंकु का, तो शंकु का आधार नहीं है। तो अब देखिए शंकु का आधार नहीं है तो हम क्या करेंगे शंकु का क्या ज्ञात कर ले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने क्या बताया शंकु उसी में संयोजित है तो शंकु का आधार नहीं है, तो इसीलिए शंकु का क्या हम लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस कर देंगे। दूसरा क्या शामिल है इसमें बेलन, और बेलन का भी दोनों आधार नहीं शामिल है तो इसीलिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लगाएंगे क्योंकि दोनों आधार नहीं है हमारे पास। ठीक, तो दोनों आधार नहीं है तो बेलन का हम क्या लगा लें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस इसमें हम क्या जोड़ देंगे, और बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि आधार है, एक आधार है बेलन का, निचला आधार ठोस का आधार है, तो चाहे सीधा लिख सकते हैं ठोस के आधार का क्षेत्रफल, ठीक, और शंकु का नहीं है इसीलिए संयोजित किया गया। अब क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, ठीक, और प्लस दूसरा क्या, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। पाई आर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या आर ही है और ऊंचाई एच ही है, और प्लस बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या, आधार एक वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब देखिए आर और आर का मान हमें चेंज नहीं कर करना है क्योंकि त्रिज्या आर ही है, तो और एच का मान ऊंचाई एच भी है, तो इसीलिए हमें चेंज कुछ करना नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं ऑप्शन में हमें इस प्रकार से नहीं दिया गया है, एल है ही नहीं, तिर्यक ऊंचाई नहीं है, तो तिर्यक ऊंचाई बराबर हम फार्मूला जानते हैं, तो पाई आर इंटू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्या लिखा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक, तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और पाई आर ये क्या है, एल हो गया, और प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच और प्लस पाई आर स्क्वायर, इन सबको ऐसे रहने दें। अब हमें क्या देख रहे हैं, सभी ऑप्शन में हम पाई आर को कॉमन लिए हुए हैं, तो पाई आर को कॉमन कर लें, तो पाई आर को जब हम कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट में हमें क्या प्राप्त होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर, ठीक, और प्लस पाई आर कॉमन हुआ तो बचेगा क्या, 2h, क्योंकि पाई आर कॉमन हो चुका है तो बचा क्या यहाँ पर 2h, और प्लस यहाँ से पाई आर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, r। तो अब देखें जो भी ऑप्शन इस प्रकार से होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर इंटू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस r। तो हम देख रहे हैं क्या दिया गया, पाई आर इंटू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर और प्लस 2h, पहला ऑप्शन मिल रहा है हमें, ठीक, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का मतलब चौथे भाग का 1/4 का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और क्या करना है चतुर्थांश, तो 1/4, 4 से हम इसे डिवाइड कर दें 1/4, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 हमें ज्ञात करना है, और वृत्त की परिधि हमें क्या दी गई 22 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम परिधि 2 पाई आर इक्वल हमें दिया गया है कितना 22 सेंटीमीटर, ठीक, 2 पाई आर इक्वल में क्या दिया गया 22 सेंटीमीटर, तो इसलिए इम्प्लाइड दैट हम जानते हैं 2 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे आर, यहां से हम आर का मान ज्ञात कर लेंगे और इक्वल 22, इम्प्लाइड दैट अब हम देखेंगे 7 को उधर भेज दें, आर को रोक लें, तो आर बराबर 22 गुणे 7 और बटे में क्या बन जाएगा 2 गुणे 22, 7 बटे में था इसीलिए जाकर गुणा हो गया, और 2 गुणे 22 का इधर भाग हो जाएगा, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो r इक्वल हमें क्या प्राप्त हुआ 7/2, ठीक, इसी r का मान रखकर हम क्या याद कर लें, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, r बराबर में 7/2 ज्ञात है, तो 1/4 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे 7/2 और गुणे 7/2, तो क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं 7 से 7 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक, और 2 से 22 को कितना आ जाएगा 11, गुणा कर लें 11 सते 77 और बटे 4 दूनी 8, तो 77/8 वर्ग सेंटीमीटर, क्या प्राप्त हुआ हमें 77/8 वर्ग सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है 17/2 वर्ग सेंटीमीटर, गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन है 73/18 वर्ग सेंटीमीटर, गलत है, और डी बी ऑप्शन है 8/77 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये भी गलत है क्योंकि उल्टा हो गया,
और हमें क्या क्या करना 77/8, तो ऑप्शन इज द ए राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। यदि cos a इक्वल 7/25 तो tan a का मान है। हमसे क्या पूछा, tan a का मान। तो चलिए देखते हैं tan a का मान कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, तो tan a का मान किस प्रकार से ज्ञात होगा, हमें क्या दिया गया cos a बराबर हमें कितना दिया है, cos a इक्वल 7/25। तो हम जानते हैं cos a क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos a क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक, और इसलिए ये क्या हो जाएगा 7/25, आधार बटे कर्ण किसके इक्वल 7/25 के। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हमें ज्ञात क्या करना है, लंब का मान, क्योंकि tan बताने के लिए लंब बटे आधार। कैसे हम ज्ञात करते हैं, इसका एक शॉर्ट फार्मूला LAL और बटे KKA। ठीक, इसी आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं साइन कॉस tan। ठीक, उल्टा चलेंगे कॉट सेक कोसेक। ठीक, तो क्या होगा, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण और tan बराबर लंब बटे आधार। ऐसे ही कॉट बराबर आधार बटे लंब और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कोसेक इक्वल कर्ण बटे लंब होता है। तो इस आधार पर हमें आधार को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आधार 7 और कर्ण 25। ठीक, अगर इसे अनुपात के रूप में माने और हुआ क्या के, तो 7 के और कर्ण क्या होगा 25 के। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कि लंब इक्वल क्या हो जाएगा, तो लंब इक्वल अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, और अंडर रूट के का मान कितना है 25 का स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर अर्थात 7 का स्क्वायर। तो 25 × 625 और माइनस 7×7 = 49। ठीक, आगे इसी को देखें, 625 में से हम 49 को घटा दें तो कितना हो जाएगा, इक्वल अंडर रूट 5 में से 15 में से 9 गए 6 बचा, यहाँ पर 1 11 में से 4 गए 7 और यहाँ पर क्या बचा है 5, 576, जो कि किसके 576 का वर्गमूल अर्थात किसका वर्ग है, तो 24 का। ठीक, 24 का वर्ग कितना होगा 576। तो अर्थात लंब का मान हमारा क्या हो गया 24। और हमें क्या ज्ञात करना है tan a। तो tan थीटा इक्वल क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक, लंब बटे आधार और लंब बराबर हमें क्या है, लंब बराबर अभी ज्ञात किया 24 और आधार क्या हमारे पास, तो आधार बराबर क्या हो जा रहा है 7। तो 25/7 tan का मान, अर्थात पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन नंबर 3 सी 25/7। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, tan a के लिए 25/7। ऐसे हमें कुछ भी दिया हो, काट ए सेक ए कोई भी मान दिया हो, हम उसी फार्मूले से ज्ञात कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, एक वलय अर्थात एक छल्ले को, ठीक, एक छल्ला, तो किस प्रकार से वलय होगा, एक वलय को निर्मित करने के लिए दो संकेंद्रीय वृत्तों की परिधियां 88 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर। ये संकेंद्रीय वृत्त हो गया, बाहर वाले का ज्यादा होगा अर्थात इसकी परिधि क्या है 88 और छोटे वाले का कितना है 66 सेंटीमीटर है। तो पाई इक्वल 22/7 लेकर वलय की चौड़ाई, मतलब हमें इसका मान अर्थात केवल हमें कितना मान, ये इतना मान बताना है। ठीक, कि इतने का मान क्या होगा। तो देखिए कैसे ज्ञात होगा, हम यहाँ से बाहर तक जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा R1 कहलाएगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी R2 कहलाएगी। R1 में से R2 को निकाल देंगे तो जो बचेगा वो इतनी ही दूरी बचेगी। तो इस दूरी को हम ज्ञात कर लें कैसे, हमें दिया है 2 पाई R1 इक्वल 88 सेंटीमीटर। 2 पाई R क्या होता है वृत्त की परिधि, तो परिधि बराबर क्या दिया 88। तो यहाँ से हम कर रहे हैं 2 × 22/7 और गुणे R1 इक्वल 88। ठीक, सबको पक्षांतर कर दें या ऐसे गुणा कर लें, 22 दूना 44 और बटे 7 × R1 इक्वल 88।
अब उसको भेज दें तो R1 इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास 88 गुणे 7 और बटे 44। R1 इक्वल 88 गुणे 7 बटे 44 और 44 दूना 88। तो R1 इक्वल हमारे पास कितना होगा 7 दूनी 14। R1 का मान हमारे पास कितना आया 14। ऐसे ही हम R2 का मान ज्ञात कर लें तो R2 अर्थात 2 पाई R2 इक्वल कितना हमारे पास दूसरी परिधि कितनी है 66। 66 रख दें तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 22 बटे 7 और गुणे R2 इक्वल 66। 22 दूना 44 बटे 7 और गुणे R2 इक्वल 66। अब R2 इक्वल क्या हो जाएगा 66 गुणे 7 और बटे 44। काट दे इसको 22 दूना 44 22 तिया 66। तो R2 इक्वल क्या होगा 7 त्रिक 21 बटे 2। और हमें ज्ञात क्या करना था R2 का मान हमारे पास क्या आ गया 21 बटे 2 और हमें ज्ञात क्या करना R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 यहीं पर देख ले क्या होगा R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2। R1 का मान कितना है 14 और माइनस R2 का मान 21 बटे 2। घटा दें इसके बटे में कुछ नहीं एक लेंगे तो 2 इक्कम 2 14 दूना 28 और माइनस 21 इक्कम 21। ठीक 28 में से 21 गए तो 7 और बटे में 2। किसमें दिए गए थे सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा 7 बटे 2 सेंटीमीटर। तो पहला ऑप्शन गलत हो जा रहा है दूसरा भी गलत है क्योंकि बटे में 2 नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो चलिए देखिए एक ही संख्या दी गई है अभाज्य गुणनखंड हम आसानी से गुणा करके फटाक से निकाल सकते हैं। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 3 24 यहाँ 72। इसलिए ये नहीं होगा क्योंकि 72 ही आ रहा गुणनफल। एक ही संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनका गुणनफल किसके बराबर होगा उस संख्या के बराबर होगा। बी ऑप्शन देखें 2 दूना 4 4 दूना 8 8 3 24 24 यहाँ 72। तो ये भी क्या हमारा गलत है। ठीक थोड़ा सा 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तिया 48 ही हो रहा है। ये भी हमारा क्या है गलत है। ऑप्शन नंबर सी 2 दूना 4 4 तिया 12 12 तिया 36 और 36 तिया 108। ये भी हमारा ऑप्शन क्या है गलत है। और डी नंबर देखें 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तिया 48 तिया 144। इसलिए डी ऑप्शन हमारा सही है। अगर आपका गुणा करने की तरकीब बहुत शीघ्रता है तो इस प्रकार से निकालें नहीं तो हम क्या करें 144 का हम गुणनखंड करके कर सकते हैं। अगर हम गुणा करने में दिक्कत हो रही है तो हम क्या करें गुणनखंड कर लें। जैसे 2 से 2 7 14 2 दूना 4 2 से काटेंगे 36 2 से काटेंगे 18 फिर 2 से काटेंगे 9 और 2 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9 और 3 इक्कम 3। तो क्या हो रहा है 4 बार हमें 2 प्राप्त हुआ और 2 बार 3। तो 4 बार 2 और 3 बार 3 2 बार। ठीक तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। और लास्ट क्वेश्चन चलिए देखिए अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है हमें तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा साइन 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश का मान होगा। तो देखिए हमें ज्ञात किसका मान करना है साइन 30 अंश और प्लस कॉस 60 अंश। ठीक तो साइन 30 अंश का मान कितना हमारे पास 1/2 और प्लस कॉस 60 अंश। तो कॉस 60 अंश का मान भी क्या होता है 1/2 और 1/2 में हर समान हर को एक बार लिखेंगे 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे किसके बराबर होगा 1 के बराबर। आधा आधा मिलकर कितना 1। तो ऑप्शन हमारा 1 सही होगा या जोड़ भी लें